अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अक्सर अपने शो में ये बात ज़रूर करती हूँ कि हमारे यहाँ जब शादियाँ होनी होती हैं तो हम ये ज़रूर डिस्कस करते हैं कि आपने कपड़े कहाँ के पहनने हैं, आपका वेन्यू क्या होगा और ख़र्चा कितना होगा, किससे कवाली करवानी है, कितने इवेंट्स होंगे। ये तमाम तो चीज़ें तो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जगहों पे माँ बाप को ये बड़ी जल्दी होती है बस कि बच्चा जैसे जवान हो, उसकी जैसे तालीम मुकम्मल होती है, फ़ौरी से भाई आप उसकी शादी कर दें। इस पे तो ज़रूर लोगों का एम्फेसाइज होता है, लेकिन एक चीज़ जिस पे मुझे लगता है कि हमारी फैमिलीज़ एम्फेसाइज को लैक कर रही होती हैं वो ये कि क्या आपने अपने लड़के या लड़की को इस बात पे प्रिपेयर भी किया है कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ हो जाएगी और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी जो कि उनको बाखूबी निभानी है, क्योंकि शादी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दूसरा नाम भी है। बहुत सारे घरों में हम बच्चियों को ये बताते ही नहीं हैं कि भाई जब आपकी शादी होनी है तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपको एक नए घर में जाना है और आपको दूसरे घर के जो तौर तरीके हैं उनमें ख़ुद को ढालना होगा। ये हम बच्चियों को बताते नहीं हैं। हम उल्टा बच्चों से कहते हैं जी अगर ज़रा सी कोई चीज़ समझ आ जाए तो बेटा हमें बता देना। अब ज़रा चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। अच्छा, जहाँ पर हम बच्चियों को समझाते हैं कि भाई आपको ख़ुद को एडजस्ट करना है, अगले भी आपको लेके जो हैं वो अपनी चीज़ें चेंज करेंगे और आपको भी अगलों के घर की चीज़ों को देखते हुए तब्दील करना होगा। वहाँ पर एक ये चीज़ भी होती है कि जो रिश्ते हैं वो बड़ा मैटर करते हैं। हमें बताया जाता है भाई जो सास हैं वो बड़ी सख्त होगी, जो नंद है वो आपको बड़ा टफ टाइम देगी, लेकिन बहुत सारे घरों में ये भी होता है कि जो देवरानी और जेठानी का जो रिश्ता होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। पता कैसे? कुछ घरों में देवरानी या जेठानी जहाँ पे 3 भाई हों, उनमें से एक भाई की शादी अगर फैमिली में हुई हो तो उस फैमिली वाली लड़की को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ज़्यादा वेटेज दी जाती है और कहा जाता है कि भाई देखिए ख़ानदान से लड़की लेकर आए, क्योंकि जो ख़ानदान की लड़की होगी ना, खुदा ना खास्ता कोई अप्स एंड डाउन होंगे, कोई बुरे हालात भी होंगे तो एटलीस्ट हया तो करेगी बड़ों का। ये आपने सुना होगा, मैंने भी अपने ख़ानदान में ऐसी बहुत सी बातें सुनी हुई कि भाई हाँ जो ख़ानदान की लड़की होती ना वो एटलीस्ट बुरे वक्तों में मुँह नहीं मोड़ेगी, वो हया करेगी, उसको एहसास होगा। और अक्सर मैंने देखा है कि वही ख़ानदान की जो लड़की है ना वो सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम देती हैं कि क्या गैर आपको टफ़ टाइम दे सकता है। लेकिन है ऐसा कि जो ख़ानदान से लाई हुई बहू होती है उसकी वेटेज हासिल है, वो एक तरह से ठकुराइन होती है, और जो बाकी फैमिली के बाहर से जो आई होती हैं, बहुएँ आई होती हैं, उनको वो वक़्त नहीं दी जाती। तो आज का हमारा शो जनाब इसी बहुत ही अहम रिश्ते के हवाले से, बहुत ट्रिकी रिश्ते के हवाले से, एंड समटाइम्स इट्स गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड, इस हवाले से बात करेंगे। मैं अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट को भी यहाँ पे दावत दूंगी। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं अफशा कुरैशी और हमारे साथ मौजूद है रबाब मसूद, और आज हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट साइमा हाशिम भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इतने अरसे बाद आज अफशा जी आपसे मुलाकात भी हो रही है। और दूसरी जानिब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नबिहा अली खान, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नबिहा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम मदीहा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं अफशा जी आपसे ज़रा शुरू करूँगी क्योंकि वो कहते हैं ना आपकी उम्र भी बड़ी, आपका तजुर्बा भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ यूजुअली ये क्यों तस्वुर किया जाता है कि अगर ख़ानदान से लड़की आ जाएगी, ब्याह के आ जाएगी, तो वो ख़ानदान के लिए ज़्यादा बेहतर होगी, और अगर जो बाहर किसी ख़ानदान से लाई हुई लड़की होगी तो वो तो मौत तक पर आई रहेगी? असल में होता ये कि वो ख़ानदान की लड़की को इसलिए लाना चाहते हैं, मैंने अक्सर देखा, मेरे अभी तक तो मेरे तजर्बे में कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि हमारी भाभियाँ बहनें जैसे कज़न वो ख़ानदान के उसमें आई हुई हैं, तो वो केयर करती हैं अपने, मतलब बचपने से उस घर को देखी भाली होती हैं, आना जाना खाला के यहाँ फुप्पियों के यहाँ, तो वो घर को सारा देखा भाला होता है। तो इसलिए वो लोग बड़े बुजुर्ग यही समझते हैं कि इसने तो सारा घर देखा हुआ है, हम सब की नेचर से भी वाकिफ़ है, तो ये हम लोगों के लिए बेहतर है कि हमारे घर से वाकिफ़ होने की वजह। और जब नहीं आएगी तो उसको हर मोड़ पे समझाना पड़ता है, बेटा यूँ कर लो, बेटा यूँ कर लो, बेटा ये, वो उसमें ज़रा जो
घर के लोग होते हैं ना, वो ज़रा डिस्टर्ब रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो इसको बताना पड़ता है, वो तो सुनती नहीं है, वो तो अपनी माँ के घर से आई है तो वो ये लेके आई हो। तो उल्टी सीधी जैसे भी औरतों की आदत होती है वो करती हैं बातें। सही बात है। आप बता रहे, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो मेरा एक मैंने जो देखा वाला है, अभी तो खैर बेटे की मेरी शादी नहीं हुई है, बट मुझे लगता है कि अपने रिश्तों में अगर आप शादी करते हैं तो वो बड़ा टफ टाइम उनको भी मिलता है। और जो खालाएं हैं और जो फूफियाँ हैं जिनके ख़ानदान में होती हैं वो सासें बन जाती हैं, ये मैंने देखा है। हाँ। और वो सासें बन जाती हैं और वो इतना टफ टाइम देती हैं और वो ये कहती हैं कि जी तब तो ये ऐसी थी, हमने इसको देखा था तो ये तो घर हमारे आके तो ये तो ऐसी हो गई है, ये तो ऐसी थी ही नहीं। और फिर वो जो बच्चियां होती हैं वो कहती हैं कि खाला तो खाला ही नहीं रही, खाला तो सास बन गई, ये तो हमारी अम्मी के साथ भी ऐसी थी, बिल्कुल। तो मेरी अम्मी के साथ भी रिश्ते जो है ना, वो जो अपने रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं आपने बड़ी अच्छी बात की, कहीं तो ये भी होता है जी, वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी-कभी खानदान की लड़की लाने से आपस में बहन भाइयों, जैसे आपने बहन की बेटी ब्याह के लाई है भाई की, तो आपस के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और इवन वो जो बटे सटे की शादियां भी होती हैं और जो दो बहनें भी आ जाती हैं, वो इतनी खौफनाक होती हैं शादियां। वो इतना टफ टाइम होता है कि एक अच्छा रिश्ता निभ रहा है तो दूसरा रिश्ता खराब हो रहा है, और फिर दोनों बहनों में दरारें पड़ जाती हैं, जो कि दोनों बहनें इतनी एक साथ जुड़ी हुई होती हैं और वो खराब हो जाता है। कभी आपने देखा है कि दो बहनें अगर एक ही घर में ब्याह के जाएं, जब हमने देखा है तो उन दो बहनों की जिंदगी में आपस में कभी बनती भी नहीं। यही तो मैं बता रही हूँ आपको, जो पहले बनती थी वो और तबाही फिर हो जाती है, देवरानी जेठानी जी, ऐसे ही है ना। खैर मैं वट्टे सट्टे पे तो मैं आगे जाके बिल्कुल बात करूंगी, क्योंकि ये हमने देखा कि वट्टे सट्टे की वजह से भी अगर एक शादी नहीं चल रही होती तो फिर दूसरी शादी का भी बड़ा तकलीफ पे जो है वो उसका एंड होता है। मुझे डॉक्टर साहब आप बताएं। अच्छा, मैं दोनों की बात को मिलाकर जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि हम चूज़ क्यों करते हैं, प्रेफर क्यों करते हैं कि फैमिली की लड़की आए, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा ब्रेन इस तरह वायर्ड है कि फैमिलियरिटी जो है ना, जो जान पहचान है किसी भी चीज़, किसी इंसान, किसी जगह, किसी सिचुएशन के साथ, वो हमें सेफ फील करवाती है, तो हम महफूज रहेंगे, ठीक है ना। तो फैमिली की लड़की लेके आनी, लेकिन ये एक इल्यूजन होता है, ये धोखा होता है, फरेब होता है कि हम सेफ रहेंगे। और अगेन अब यहाँ इनकी बात के ऊपर आ जाऊँ कि फिर बाद में वो सारी चीज़ें होती हैं कि फैमिली की लड़की लेकर आ गए और शिकायतें या जो भी चीज़ होती है, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि रोल्स शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए, पहले आप खाला, मामी, फूफी, चाची जो भी हैं, भतीजी, भांजी, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक नए रोल में आपने स्टेप इन हुए हैं, ठीक है। आप भी सास बन गई हैं, वो आपकी भतीजी भांजी की जगह आपकी बहू बन गई है, और वो दोनों जो कजन्स थे वो हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। जो रोल्स शिफ्ट होंगे तो मुझे बताएं कि बिहेवियर चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज आज आप ये शो होस्ट कर रही हैं, कल को आप समा की CEO बन जाएंगी, रोल आपका शिफ्ट हो गया, तो आपका क्या बिहेवियर यही रहेगा? सारी टीम की एग्जाम्पल ज्यादा अच्छी हो जाएगी। नहीं, तो चेंज तो होगा ना, रोल ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वो भी चेंज होगा, तो चेंज तो आएगा। अच्छा, अब इस चेंज को पहले से चेंज ऑफ कोर्स चेंज हैज टू अलॉट विद द एग्जैक्टली, एंड वी डोंट एंटिसिपेट दिस चेंज। हम इस चेंज के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारी वैल्यूज, हमारा खानदान, हमारा ये, हमारा वो। उस टाइम एक फेज चल रहा होता है इल्यूजन का, मैं बार बार कहूंगी ये इल्यूजन ही होता है दोनों तरफ से। देखिए ना, जब भांजी भतीजी आपके घर पे नाइट स्टे के लिए आई है, अगले दिन दोपहर में 3 बजे सो के उठी, अल्लाह मेरी भतीजी अच्छे से नींद हो गई, सोकर उठ के ये मैं बना दूं कुछ नाश्ता, ये कर दूं। अब इमेजिन बहू बन के जब वो 3 बजे उठेगी, बिकॉज रोल्स हैव शिफ्टेड। तो इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। बाकी बात तो बिल्कुल सही है। और बहुत सारी, जैसे मैं वट्टे सट्टे के वाले से भी बात करना चाहती थी ना, कि उसमें हमने अपने खानदान में भी देखा है, और आपकी जो डोमेस्टिक मोस्टली वट्टे सट्टे की शादी में देखिए, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प जो नीचे थोड़ी सी लोअर क्लास होती है, उसमें बहुत वट्टे सट्टे की शादी होती है। और उसमें होता है कि जी बाजी वो मेरी जो भाभी है ना, उसकी मेरे भाई के साथ बनी नहीं, मेरे भाई को वो पसंद नहीं थी, मेरे भाई ने उसको तलाक दी, तो बाजी मेरे मियाँ ने भी मुझे तलाक दी थी। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, तो उसका एक बड़ा खौफनाक एंड भी होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बाहर की जो लड़की, अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो खानदान की लड़की है वो आके आपको टफ टाइम दे देती है, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं भी होता है इसने मेरी अम्मी के साथ अच्छा नहीं किया, और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती है और वो आपका खून है। तो वो कहते हैं ना कि वो जैसा मुंह वैसी चपेड़ वाली बात भी हो जाती है कि शी नोज
शी नोज के वो उसने आपको डील कैसे करना है। तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा खौफनाक भी हो सकती है? हाँ होती है, जाहिर है होती है। वो इसलिए कि वो हर चीज पे हावी हो जाती है ना, और बाहर से आने वाली को भी वो टॉर्चर करती है हर बात पे कि तुम्हें क्या पता, मैं तो बचपन से ही हूँ, मुझे तो सब पता है। मतलब जेठानी अगर है, वो देवरानी है, तो वो उसको डेफिनेट वो टोकती रोकती है कि तुम्हें क्या पता, तुम इनको थोड़ी जानती हो, ये तो मेरे खाला है, मुझे पता है कैसी है। बिल्कुल। डॉक्टर नबिया, आपको क्या लगता है कि क्यों जो है वो लोग ज्यादा सिक्योर फील करते हैं अगर खानदान से ही लड़की वो लेकर आए? तो देखिए, आज का आपका जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इतना टची टॉपिक है। मैं कहती हूँ सिर्फ एक बॉर्डर लाइन है, जैसे कहते हैं ना, आप ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लें तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अल्फाज का चुनाव में बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, सास जो होती है, बहू जो होती है, ये आप ख़ानदान से जब लेकर आते हैं ना एक लड़की को, तो आप ये कहते हैं हमारी अपनी बच्ची है, अपनी बच्ची अपने ही घर में रहेगी। अब ये जो अपनी बच्ची वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये साइकोलॉजिकली है, क्योंकि आप किसी की बच्ची को लाके भी अपनी बच्ची बना सकते हैं। अगर आप गैरों की भी लड़की लेकर आ रहे हैं, उसे बहू बना रहे हैं, वो भी आपकी बेटी हो सकती है और वो एक अच्छी और शानदार बहू हो सकती है और होती है, क्योंकि ज़िम्मेदारी उस पर ज़्यादा होती है। ख़ानदान की लड़की जब आप लेकर आते हैं तो ख़ानदान की बातें, मामला, चीज़ें बचपन से वो लड़की देखती आ रही होती है, उसको पता होता है, बिहेवियर्स को समझती है। ससुराल कभी भी बुरा नहीं होता। मेरे पास लोग आते हैं और ख़वातीन जब डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होती हैं तो डॉक्टर साहबा वो कहती हैं कि आके कि ये हमारे जो ससुराल वाले, ससुराल कभी सही नहीं होता। और मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि ससुराल बुरा नहीं होता, ससुराल वालों के रवैये बुरे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ससुराल बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते अपनी बेटी के रूप में। वो फ़ौरन बहू के रूप में तो जो है वो एक दूसरी आने वाली लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बेटी के रूप में एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अपनी बेटी शादीशुदा अगर घर आकर बैठी हो तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, बजाय कि उस बहू को जो वो बाहर से लेकर आए हैं उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। और अगर ख़ानदान की कोई लड़की जो है वो बहू बनकर आपके घर में आ जाएगी तो वो वैसे आपको जो है वो तकलीफ़ और अजियत का निशाना बनाती रहेगी रोज़ाना। बिहेवियर्स का प्रॉब्लम है, बेसिकली प्रॉब्लम और कोई नहीं है। लेकिन जो बंदा आपको याद रखेगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, बाहर से आके नहीं गिराता कोई। बाहर वाले शख्स को आपकी अंदर की बातों का नहीं पता होता। आपके जो है वो एक कहते हैं ना कि आप जब एक खला छोड़ देते हैं अपनी ज़िंदगी का, या आपकी जो बैड इम्पैक्ट होते हैं, बैड एनर्जीज़ होती हैं, इसका सिर्फ आपके ख़ानदान के लोगों को पता होता है कि आपके बिहेवियर कैसा है, आप कहाँ पर जो है वो लूज़ बॉल खेलते हैं, आपको गुस्सा कितना आ सकता है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। ये बाहर की बहू जो आएगी ना, उसको अंदाज़ा नहीं होगा, उसे अंदाज़ा करते करते कुछ वक्त लगेगा। इसलिए वो आपको समझेगी, घर को समझेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं ये समझती हूँ, मेरा ये मतलब अगर ओपिनियन आप लेना चाहें एज हमारे नफ्सियात, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि साइकोलॉजिकली तौर पर वो लड़कियाँ जो एक अननोन पर्सन से शादी करती हैं, या चले अपनी पसंद से भी शादी करती हैं, लेकिन उनके लिए ससुराल वाले जो है वो जाने पहचाने नहीं होते, उनके बिहेवियर्स में, और जो जानती हैं, जो ख़ानदान से आती हैं, उनके बिहेवियर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपसे वो औरत शायद निभा कर जाए कि जो किसी और दूसरे ख़ानदान से आई है, लेकिन इसका भी मैं कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती यहाँ पे। ये तरबियत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटियों को ना जहेज़ दे के नहीं, तरबियत दे के भेजा करें। आप जहेज के बात करती हैं कि जी गाड़ी दे दो, घर दे दो, देख रहे होते हैं। हाँ, गाड़ी दे दो, घर दे दो। तो नबिया, ये तो माँ बाप तो बेचारी उनकी कोशिश होती है कि भाई जितना अपनी बच्ची को खुश रख सके, लेकिन जहेज भी क्योंकि जो सामने वाले हैं वो तो ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और मतलब ये सिर्फ शादी तक ही बात खत्म नहीं होती, जब पहला बच्चा हो जाए। हाँ, डिमांडिंग हो गई है बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब मदिया नहीं होना चाहिए। मतलब वो तो हो ही गए हैं डिमांडिंग के जी, वो आप डिमांड कर रहे हैं कि दहेज का। बट आजकल जो मैं देख रही हूँ कि लड़कियां डिमांडिंग हो गई हैं कि जी हमें आप रिंग देंगे तो इतने कैरेट की देंगे। जी बिल्कुल, तो आपने उस पे जो है मुझे वेडिंग रिंग इतने कैरेट की देनी है। तो अब तो माँ बाप नहीं, अब तो लड़कियां डिमांडिंग हो गई है बहुत ज्यादा। चूज भी करती है कि मेरा जोड़ा जो है वो फलाने डिजाइनर का होगा, मैं जोड़ा वलीमे पे इस डिजाइनर का पहनूंगी। ऐसा ही है। आप समझ रही है कि अब खाली वो तो चला ही आ रहा है, अब ये ट्रेंड भी आ गया है। नहीं, कपड़ों के अलावा लड़कों को भी चूज करती हैं जी, कि वो कितना वेल सेटल है, कितना वो कमा सकता है, कितना हमें खुश रख सकता है, हमें ब्रांडेड बैग्स दे सकता है, नहीं दे सकता। ये तो चले, हाँ, ये दीनी है, ये इस्लामिक है,
ये एग्जैक्टली लोगों में घुला है या नहीं। वैसे लड़के भी तो देख रहे होते हैं, लेकिन अब शायद लड़के भी तो ये ऑप्शन देख रहे होते हैं कि वो भी तो लड़कियां चूज ही करती हैं कौन सी करनी है। ससुराल वाले नहीं, मगर मैं बताऊं लड़के इस तरीके से चूज नहीं कर रहे होते कि लड़कों में इतनी मुझे लगता है अकल नहीं होती है ना, अकल नहीं होती कि जी इसमें ये गुण है या ये गुण नहीं है, या उसके बैकग्राउंड क्या है, आता है या खाना पकाना नहीं आता। लड़के सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ बस पसंद आ गई है तो बस ठीक है, और दिल पे भाग गई है। लड़कियां आजकल ये देखती हैं कि हमने उस घर जाना है तो क्या हम सुकून से रह पाएंगे या ये हमें अफोर्ड कर पाएगा, जो कि ये चीजें पहले नहीं थी। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे ना हम खानदान में शादी करके, मैं वही बात ना, क्योंकि आप बहुत सारी जो चीजें आपकी रिसर्च भी होती है वो पहले अपने खानदान की तरफ मुड़ के देखते हैं कि मेरे खानदान में क्या कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ अगर हुई हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है, मुझे लगता है कि हम ज्यादती करते थे लड़कों के साथ कि अगर आपके खानदान का लड़का, आपका बच्चा बहुत लाइक है तो आप कहते हैं मैं बाहर से कोई ब्याह की क्यों लेकर। और ये मोस्टली फैमिलीज में होता है, अगर आपका बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CSP ऑफिसर है, तो आप कहते हैं भाई मैं बाहर की किसी लड़की को लाके क्यों जो है वो अपने घर लेकर आऊँ जो कि राज करे, मैं अपने भाई की, अपनी बहन की बेटी उठा के लेकर आऊँ। और फिर उसमें ये नहीं देखते क्योंकि बेजोड़ जो है वो रिश्ता ना हो जाए, कि लड़का आपको बहुत बड़ा ना हो जाए, लड़की बहुत छोटी ना हो जाए, तो उस वक्त ये थोड़ी ज्यादा होती है। इस पे बात, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी देखना पड़ता है जी, कि लड़के ने तो PhD की भी है, लड़की देखो तो जाए जी, ये चीज भी। और फिर बहुत सारी जगहों पे खानदानी जायदाद की वजह से भी बहुत बेजोड़ रिश्ते बनते हैं। तो जरा हम बेजोड़ रिश्तों के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है, और बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं वो इस टॉपिक से रिलेट भी कर सकती हैं, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है घर वाली बाहर वाली। अब मैं यहाँ 2 शादियों की बात नहीं करी, यहाँ पे बेसिकली मैं एक घर में एक बाहर की बहू जो बाहर के ख़ानदान से आई है, और एक ख़ानदानी बहू यानी कि जो ख़ानदान के अंदर से आई है, वो हमेशा घर वाली होती है। और वो बाहर वाली कौन होती है भी, जो किसी दूसरे ख़ानदान से ब्याह की आई होती है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले रुबाब भी बात करी थी कि आजकल जो लड़कियां हैं वो ये चूज़ कर रही होती है कि अच्छा भी मेरा जो जीवन साथी है वो क्या ये अफोर्ड कर सकता है। और फिर लड़के भी आपको कम उम्र चाहिए, फिर उनसे आपने अफोर्ड भी ये करना है कि जी अच्छा जी वो आपको इतने कैरेट की रिंग दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो बेसिकली वो माँ बाप भी अमीर देखना चाह रहे थे कि माँ बाप जो है वो लोडेड होने चाहिए। आपका भी मैं इस पर टेक लेना चाह रही थी। ओके, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इसमें बुराई क्या है? हमें थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है कि पहले लड़कियां बिल्कुल एक शायरनेस क्वायनेस में थी कि नहीं जी अलम ये कि गाय आइडियल है, क्यों? क्योंकि कुछ बोलती नहीं है, जबरदस्त है ये, ठीक है। लेकिन इसमें बुराई क्या है ये कहने में कि मुझे इतने कैरेट की रिंग दे, अगर मुझे पसंद है तो दे, नहीं दे सकता तो दैट्स फाइन। क्योंकि देखिए लड़के वाले भी तो लड़की जब चूज करते हैं तो कुछ चीज़ों में ये बिल्कुल पता कैसी बात होगी, जैसे लड़के वालों ने कह दिया है कि हमें जहेज में गाड़ी चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लड़कियां वो देख रही हैं कि लड़का एक कैरेट की अगर आप कोई रिंग की बात करें, लड़के की तो इतनी तनख्वाह ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे नहीं मुझे तो इतने कैरेट की रिंग है, वो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर यही चीज ये जो स्टार्ट हुई है ना, ये रेसिप्रोकेशन है उस चीज की कि गाड़ी मांगी है मैं भी ये मांगूंगी, ये आप ये समझ ली रेसिप्रोकेशन है इस चीज की। राइट और रॉन्ग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर गाड़ी ना मांगी, गाड़ी नहीं भी मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, मगर वो भी डिमांड, यस कुछ नहीं मांगा, लेकिन सोसाइटी में वो गाड़ी मांगने का रिवाज इतना पुराना और इतना एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि अब लड़कियों को भी एक आपके अंदर एक रिबेल आ जाता है ना कि हाँ मैं भी मांगूंगी। वो चीज आ चुकी है। राइट और रॉन्ग की बात नहीं, बल्कि उनको नहीं खुश नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई हमसे कुछ मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, हमसे तो कुछ नहीं मांग रहे, तो हम जरा देखें हम माँ बाप पे बोझ ना बने कि एक चीज डन हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे करती हैं कि जी सब चीजें अच्छी चल रही होती है, एंड में आके कहती है जी मेरी वेडिंग रिंग में इतने कैरेट की डायमंड तो मैं नहीं करूंगी। अब लड़के वाले कैसे अफोर्ड करें? बिल्कुल लड़के वाले नहीं अफोर्ड कर सकते। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है ये अप्रोच भी गलत है। जब आप देख रहे हैं रॉन्ग तो कोई भी होगा वो रॉन्ग ही होगा, बट देन आई एम सेइंग कि ये बिगन कहाँ से हुआ है, ठीक है? क्योंकि लड़कियों को अब ये इसलिए हो रहा है कि मैं भी बात करूं। अब जब आप बात करने एक जमाने तक आप सप्रेस रहे हैं, जब आप यहाँ सप्रेस को हटाएंगे तो एकदम बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे, ठीक है? अब उसमें राइट और रॉन्ग दोनों चीजें होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन ये इसलिए भी है कि वो रेसिप्रोकेट करेंगे।
दिस इज द पॉइंट। आप मुझे बताएं। अच्छी बात नहीं। हाँ मुझे बताएं डॉक्टर नबीहा, अच्छी वो भी नहीं है गाड़ी। ये जो हाँ नहीं वो लेकिन बातें करें कि उस लड़की से गाड़ी नहीं मांगी। डॉक्टर नबीहा, ये आप इस बात पे आपका क्या टेक है? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की जो है ना, वो अगर लड़के का किरदार देख ले और लड़का जो है वो लड़की की शक्ल की बजाय जो है वो उसकी हया देख ले, तो रिश्ता बहुत अच्छा निभ जाएगा। बेसिकली हमारी जो डिमांड्स है ना, इन्होंने हमें तबाह किया हुआ है। ये जो हमारी साइकोलॉजिकली, मुझे इतने कैरेट की रिंग चाहिए, मुझे इतना अमीर लड़का चाहिए, इतना पैसे वाला होना चाहिए। देखिए, कभी भी ज़िंदगी जो है ना, वो रवैये अगर बुरे हों, इंसान पैसे वाला हो, तो आपका रिश्ता नहीं निभता। आप उस शख्स से शादी करें जिसका कोई किरदार हो, जिसकी आंख में कोई हया हो। ऐसे मर्द को जो है वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी में जगह दें। मैं लड़कियों को हमेशा कहती हूँ, लड़कियाँ क्या कहती हैं, लड़के के पास पैसा होना चाहिए, वो खूबसूरत है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, उसकी एज मैटर नहीं करती, ससुराल वाले मैटर नहीं करते, इवन वो लोग क्या काम करते हैं, किस बिज़नेस से पैसा आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। औरत के लिए आज ख़ास तौर पे जो हमारी यंगस्टर्स लड़कियां हैं, उनके लिए मैटर ये करता है कि मुझे ब्रांड पहनना है, मुझे हर हाल में ब्रांड को कम्पीट करना है, मुझे हर हाल में जो है वो अच्छे से अच्छी चीज़ चाहिए, तो मेरा शौहर जो है वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता हो। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये लेकर जब एक बहू अपनी ससुराल में जाती है, और फिर फैंटेसीज़ हैं लड़कियों की, ऐसी फैंटेसीज़ हैं कि जिसमें वो एक प्रिंसेस हैं और उस प्रिंसेस ने जो है वो किसी महल में जाना है, एक शहजादे ने उसको जो है वो घोड़े पर लेकर आना है, और फिर वो आगे जाके जो है वो एक प्रिंसेस की ज़िंदगी गुजारेगी। भाई, शादी कोई फैंटेसी नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लड़कियों को चाहिए कि वही लड़कियाँ शादी के लिए स्टेप लें जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी लड़कियों की शादी बिल्कुल भी मत करें। बनाने में माँ बाप का भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि जी ये करना है, शादी की बात करना, अच्छा तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहने, ये जो सारे ब्रांड की शादी की बात करना, ये शादी के बाद वाले सारे चोंच रहे हैं। ये मदिया हर चीज ससुराल में नहीं मिलती आपको जाके। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो है अपने मुताबिक नहीं, दूसरों के मुताबिक भी जिंदगी गुजारनी है। यहाँ जब कोई भी बहू आती है, वो चाहे खानदान से आए या खानदान से बाहर से आए, उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे सारी कमांड दे दें घर की। ऐसा नहीं होता। अगर पहले बहुएं वहाँ पे मौजूद हैं तो कमांड उनके पास भी होगी, अगर वहाँ सास और नंदे मौजूद हैं तो कमांड उनके पास होगी। आप कमांडर तब बन सकती हैं जब आप में इतनी कैपेसिटी हो, इतनी आप अपनी एबिलिटी बढ़ा सकती हो, या आपका रवैया इतना अच्छा हो, आपका बिहेवियर इतना अच्छा हो कि आप अपने बिहेवियर से लोगों के दिल जीतने के काबिल हो। एक बहू की तरबियत देखें, एक लड़की का तभी पता चलता है जब वो ससुराल में जाती है, उसके रवैये का, उसके अच्छे होने का। पहले सारी लड़कियाँ अच्छी होती हैं, जब अपने माँ बाप के घर पे होते हैं हम सब अच्छे होते हैं, क्योंकि हम अपनी पसंद से ख़रीदारी कर रहे होते हैं, अपनी पसंद से शॉपिंग कर रहे होते हैं, अपनी पसंद से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये सब बेस्ट वर्जन होते हैं हम। माँ बाप के लिए हर लड़की, हर बेटी बेस्ट वर्जन है। लेकिन आपके किरदार और आपकी अखलाकियात का पता तब चलता है जब आप अपनी ससुराल में जाती हैं। भाई, रवैयों को बर्दाश्त करना ही तो जो है वो ससुराल कहलाता है। ससुराल कोई जो है वो कोकाफ थोड़ी है कि वहाँ पर आपकी मुलाकात जो है वो जन्नत से होगी और वो मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये लेकर आपके सामने आ जाएंगे और आपको डराएंगे, डरौनी शक्लें लेके। ऐसा नहीं होता। सास भी जो है वो माँ के जगह पर है, ससुर भी बाप की जगह पर है, अगर आप समझें तो। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिटर्न में आपको अच्छा सलूक ना दे। मेरे इस जुमले पर बहुत कमेंट्स आएंगे आपको कि लोग ये कहेंगे हम बहुत अच्छा करते हैं, हम बहुत बेहतरीन दे रहे हैं, लेकिन हमें आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा। सिर्फ लड़कों को प्रेशराइज आजकल ये किया जाता है, बहुएं आकर वो ख़ानदान से आएँ या ख़ानदान से बाहर से आएँ, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना। क्योंकि बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं ना लोग, जब वालिदैन बुजुर्गी में आ जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दिल भी दुखता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे। सबसे पहले ना मैं बहुओं को ये कहूंगी कि वो खानदान से लाएं या खानदान से बाहर से लाएं। बहुओं को ना एक चीज समझनी होगी कि जो बुजुर्ग है ना, उसने आपकी तौहीन नहीं की, उसने आपकी तौहीन नहीं की। अपनी तौहीन समझना बंद कर दें। अगर आपके वालिद आपको डांट रहे हैं, अगर आपकी वालिदा आपको डांट रही हैं, वाले से बात भी करूंगी मैं। हाँ, लेकिन ब्रेक लेनी है, मैं छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वो जो बेजोड़ रिश्तों के वाले से बात कर रहे थे, हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ईगो पे बात करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ब्रेक के बाद
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हमारी जो गुफ्तगू चल रही है वो घर वाली और बाहर वाली, यानी कि वो बहू जो कि ख़ानदान से है और वो बहू जो कि ख़ानदान से बाहर की है, उस हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आयशा, कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज लेकर आई हैं और मैं सुन रही थी टॉपिक, तो मैंने सोचा कि मैं कॉल करूँ और मुझे आपसे 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। जी जी। अभी आप लोग जो बात कर रहे हैं वो घर खानदान के अंदर से जो बहू लेकर आते हैं और जो खानदान से बाहर की बहुएं होती हैं। बट मैं बात करना चाहती हूँ अपने पर्सनल एक मैटर की, जिसमें मेरी जो भाभी हैं वो हम अपनी पसंद से ही लेकर आए थे, मतलब अरेंज मैरिज की थी हमने अपने भाई की। लेकिन भाई ने तकरीबन 3 या 4 महीने बाद ही जो है वो अपनी पसंद की शादी कर दी थी, और वो भी छुप कर। हमें ये बात नहीं मालूम थी और वो बात हमें पता चली है जब हमारी भाभी ने जो है ना वो पहला बेबी डिलीवर किया है, तो उसके बाद हमें ये बात पता चली है। भाभी को तो शायद 6 महीने बाद ही पता चल रही थी। तो हमें अब हम एज अ फैमिली और एज अ सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद इनजस्टिस करेंगे कि अगर अब उनकी शादी को 8 साल हो गए और दोनों शादियों को 8 साल हो गए माशाल्लाह से, और वहाँ से भी उनके बच्चे हैं, यहाँ से भी उनके बच्चे हैं, और हम जो है वो जो दूसरी वाली उसकी वाइफ है हम उससे नहीं मिलते, हम उनसे बात नहीं करते, हमें नहीं पता वो कहाँ रहती हैं, कौन है क्या नहीं है, इतना ज्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। अच्छा, और तो क्या इस वजह से नहीं मिलते? अच्छा, और इस वजह से कि क्योंकि जो पहली वाली शादी थी वो आप सब लोगों की पसंद की थी, वो आपके खानदान से थी? पसंद तो भाई की भी थी। भाई ने हमें मना नहीं किया था कि मुझे शादी नहीं करनी, उसने की शौक से। मेरे अबू हयात थे उस टाइम पे और हमारे वालिद साहब की रजामंदी से शादी हुई थी, और शादी से 2 महीने पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि भाई नहीं करना चाहता है या उसकी क्या मजबूरियां हैं या वो किसी और को पसंद करता है, ऐसी कोई बात उसने हमसे नहीं की थी। शादी के बाद अचानक से जब एक न्यूज आई तो वो मेरी अम्मी के लिए बहुत शॉकिंग था और दूसरे के हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि वो आपकी पहली वाली भाभी उस वक्त प्रेग्नेंट थी? जी, वो प्रेग्नेंट थी और वो उन्हें ये बात मालूम थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उनके पूरे 9 महीने उस बात को अपने अंदर दबाए हुए उन्होंने गुजारे हैं। और आप लोगों को भी नहीं बताया उन्होंने? नहीं, हमें भी नहीं बताया था उन्होंने बताया हमें डिलीवरी वाले दिन। ओह, अच्छा, वो जो आपकी भाभी पहली वाली, तो वो आपके खानदान से आई हुई है? वो भी अरेंज मैरिज है? अच्छा, वो भी अरेंज मैरिज थी। ओके। और दूसरी मुझे एक और चीज आप लोगों से डिस्कस करनी है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि मेरी एक ही भाभी है, मेरी 3 भाभियां माशाल्लाह, और तीनों भाभियां अलग अलग फैमिली से आई हुई हैं। और जो भाभी अम्मी के साथ रहती हैं उनका एक अलग बॉन्ड है हम लोगों के साथ, और हम जाते ही अम्मी के करते हैं। लेकिन जो दूसरी 2 भाभियां हैं जो सेपरेट रहती हैं, जो कि शादी के 1 साल बाद ही सेपरेट हो गई थी, तो उनको ये शिकायत अक्सर हमारी अम्मी से और हम लोगों से रहती है कि तुम लोग हमसे ऐसे नहीं मिलते जैसे उनसे मिलते हो। अच्छा, ये वही वाली भाभी, ठीक है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भाई आपकी भाभी ने बड़े दिल जिगरे का काम लिया, इसको सलाम कि वो खामोश रही और पूरी प्रेगनेंसी क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तो शादी को 6 माह हुए हैं, ऐसा भी नहीं कोई 6 साल, मतलब अभी तो वो खुद एक हनीमून पीरियड से गुजर रही थी। तो ये देखे ना, ये भी आपको नहीं लगता कि माँ बाप यहाँ पे मतलब उनको नहीं पता, अब उनकी तरफ से भाई की भी ज्यादती नहीं, भाई की ज्यादती, माँ बाप की ज्यादती थी, माँ बाप की नहीं थी। भाई इस पे स्टैंड लेता और बोलता कि मुझे नहीं करनी, मुझे कोई और पसंद है। हाँ, मैं वही सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई पहले कर चुका था, रजामंदी थी, बाद में घर वालों को वो प्रेग्नेंट भी हो गई, तो भाई आपकी पसंद ही होगी ना वो भी, और आपकी रजामंदी थी। तो यहाँ तो मेरा कसूर लगता है कि वो भाई का है। हाँ, भाई लड़के है ना, लड़के का कसूर है। क्योंकि माँ बाप से भी नहीं बात की उसने, बिल्कुल ना अपनी बीवी से बात की, चुपके से जाके शादी कर ली। जी, ये गलत है। पहली ना करता, इतनी जल्दी कर ली 3 महीने बाद। पहली वाली उनकी भाभी इतनी अच्छी है, अब वो बेचारी को कह रही कि बताएं कि हम दूसरी वाली से नहीं मिलते ना, हमें पता है वो कहाँ है। तो इसमें एक तरह माँ बाप को भी एक मैसेज आता है कि भाई देखिए, जब आप कहीं शादी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जी पसंद की शादी है, तो माँ बाप तब तक खुदा के लिए शादी ना करें जब तक लड़के के माँ बाप उस शादी में शरीक ना हो या उनको पता ना हो, क्योंकि वरना लड़की को उम्र भर एक्सेप्टेंस का जो है, अब उस लड़की की जो शादी हुई होगी तो उसके पेरेंट्स तो हुए होंगे, दूसरी लड़की से उसने शादी की है, उस बेचारी का क्या कसूर, वो भी तो पिसेगी ना।
अगर देखा जाए तो वो भी तो किसी की बेटी होगी बेचारी जिसके साथ वो शादी करे, लेकिन उनको पता था कि पहली बीवी है ये। हाँ, उसके पेरेंट्स को तो पता था ना कि शादीशुदा है ना, तो उसने शादी से पहले नहीं करना। तुम्हारे घर वाले कहाँ है वो भी शामिल हो शादी। एग्जैक्टली, उसका कसूर ये है। एग्जैक्टली बात करें ना उसकी फैमिली का, उस लड़की की फैमिली का कसूर है। बिल्कुल। तो ये आप लोगों को देखना चाहिए कि अगर लड़का आपकी घर है तो उसकी फैमिली में से कोई शरीक हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए हमारे शादी में अगर जो देखा जाए जो हमारी शरई जो इवेंट है वो एक वलीमे का है। और वलीमा क्या है कि वलीमे में आपने अनाउंस करना है। बिल्कुल, जहाँ पे लोग आपकी शादियां अनाउंस ना कर रहे हो तो सबसे पहले तो भाई बात यही समझने, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली। अगर कहने जी अभी हम शादी कर लेते हैं बाद में घर वालों को बताएंगे, तो ऐसा मत करें। मैं बहुत से लड़कियों को देखती हूँ को पता नहीं चलता कि भाई हाँ अगले के घर में क्या सीन है, सारी वरना वो पर एक्सेप्टेंस को तरसती रहती है। अच्छा, ये जो बेजोड़ शादियां जो माँ बाप भी करते थे जिसकी मैं बात कर थी, तो आप मुझे इसका बताएं कि ये बेटे के साथ या ये बेटी के साथ ज्यादती नहीं है? बहुत ज्यादती है, क्योंकि देखें लड़का लड़की अगर बेजोड़ होंगे ना तो उन दोनों का निभा कैसे होगा, क्योंकि जहनी तौर पे हम मांगी नहीं होती, एक दूसरे को समझते नहीं है। मियाँ कुछ समझ रहा है, बीवी कुछ कर रही है, तो वो दोनों एक दूसरे को वो नहीं कर सकते। आपने अपनी फैमिली में किसी बेजोड़ शादी आपको नजर आई? हाँ, देखा है मैंने बहुत से ऐसे कि पढ़ा लिखा मर्द है और औरत जो बिल्कुल जाहिल है, जिसको कुछ काम ही नहीं आता। अब वो अपनी आके ना अपने काम की इसकी उसकी बातें वो उससे शेयर करता है, लेकिन वो कहती समझ ही नहीं आती, उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या कह रहा है। अब वो चिढ़ता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ना वो उसने अपनी चिढ़ बना ली कि यार ये कैसी औरत है, मैं इसको आके सब कुछ बताता हूँ, ये मेरी बात ही नहीं समझती। तो वो चिढ़ के फिर निकल जाता था, फिर उस जाके बाहर फ्रेंडशिप करता है किसी और लड़की के साथ जो उसको अंडरस्टैंड करती है। हाँ, फिर उसके साथ वो अपनी गुफ्तगू अपनी जो भी सारा दिन की जो भी होती बातें वो उसके साथ करती है। हम आगे बहुत जरूरी है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। घर वाली और बाहर वाली, ये जनाब सौतने नहीं है, बल्कि ये एक वो बहू है जो ख़ानदान से आई है और एक वो बहू जो ख़ानदान से बाहर की है। ज़िंदगी भर आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, लेकिन आप हमेशा यही कहलाई जाती है कि ये तो हमारे घर से, ये तो हमारे ख़ानदान की थी और ये बाहर से हम बहू पे आकर लेकर आए हैं। कहीं लड़कियों की बहुत अच्छी किस्मत भी होती है, ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं जो चाहे वो ख़ानदान से हैं वो थोड़ा टफ टाइम देती हैं, और कहीं बहुएं बहुत अच्छी होती हैं और ससुराल वाले जो हैं जो रवैये हैं वो थोड़ा टफ टाइम देते हैं। मैं ज़रा बेजोड़ रिश्तों के वाले से बात भी कर रहे थे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम ख़ानदान के अंदर शादी करने के चक्कर में अपने बच्चों के बहुत बेजोड़ रिश्ते बना देते हैं। लड़का आपका बहुत लायक है तो आपको होता है कि बाहर से आई हुई लड़की क्यों राज करे, क्यों ना मेरी बहन की या मेरी भाई की या मेरी नंद की बेटी या मेरी जेठ की बेटी मैं उसको ब्याह के लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत लायक है। उसमें क्या होता है, लड़का आपका बहुत पढ़ा लिखा होता है। कुछ ऐसा हमने अभी तो नहीं, बट हाँ पास में ऐसे बहुत रिश्ते देखे हैं कि बच्चा CSP ऑफिसर है और वो जो लड़की है उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हुए हैं और अब मैं जिनकी शायद बात कर रही हूँ वो लोग अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, लेकिन ऐसे रिश्ते हुए हैं। नबिहा, मुझे आप बताएं, मैं आपसे इस बारे में पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी कि जो हम ख़ानदान में ही बहू जो है ख़ानदान से बहू लाने के चक्कर में अपने बेटों के साथ या फिर कभी अपनी बेटियों के साथ जायदाद की वजह से कि नहीं हमारी बेटी की इतनी जायदाद है तो हम इसको बाहर क्यों भी आए, तो चलो मामू के बेटे से कर दी या फूफो के बेटे से कर दी, चाहे वो उम्र में कोई इतना छोटा क्यों ना हो या वो उम्र में बहुत बड़ा ही क्यों ना हो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप हर चीज़ उनको उनकी पसंद की लेके देते हैं। माँ बाप कहते हैं कि ठीक है जाओ, बेटियों को भी कहते हैं कि हाँ इसको अपनी पसंद से शॉपिंग करवाओ, अपनी पसंद से ये चीज़ें ले, अपनी पसंद से खुश रहे, ज़िंदगी गुजारे। जहाँ शादी की बात आती है वहीं पे माँ बाप जो है वो अड़ लगा लेते हैं कि नहीं जी शादी तो आपकी पसंद से नहीं होगी, शादी तो हमारी पसंद से होगी। अब यहाँ माँ बाप को एक बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ज़िंदगी दो लोगों ने गुजारनी है। पाकिस्तान में ज़िंदगियां दो ख़ानदानों में गुजरती हैं जिसकी वजह से शादियां नहीं निपटी। ये ख़ानदानी सिस्टम जो है
ये अच्छा है, बेहतरीन है, मैं इसके कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आपने दो लोगों की मेंटल हेल्थ को जो है वो सही रखना है तो दो लोग एक दूसरे की पसंद के होने चाहिए, एक दूसरे को पसंद आए तब इनकी शादी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। आप क्या करते हैं कि ख़ानदान की बेटी है, ख़ानदान में ही आ जाएगी। अब वो ख़ानदान की बेटी ख़ानदान में तो आ गई, लेकिन आपके जिस बेटे के साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी है, क्या उसने उसको एक्सेप्ट किया? क्या उसकी आदत जो है वो आपके बेटे से मिलती हैं? क्या आपके बेटे को जैसी लड़की पसंद है वो वैसी लड़की है? अगर नहीं है तो फिर आपकी जो है वो शादी नहीं निभेगी। आप चाहे ख़ानदान से ले आएँ या आप अपने भाई की बेटी ले आएँ या भाई का बेटा के साथ जो है वो अपनी बेटी की शादी कर दें। देखिए, जब सारी ज़िंदगी आप बच्चों की पसंद पे चल रहे हैं तो शादी के मामले में आकर ख़ानदान में करनी है और ख़ानदान से बाहर नहीं करनी, ये अड़ फंस जो होती है ना, ये इंसान को तोड़ के रख देती है। आपकी अपने ख़ानदान की आई हुई लड़कियाँ आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, आपकी अपनी बहनों की बेटियां, आपके अपने भाइयों की बेटियां जिनको आप बहुत समझ रहे होते हैं कि ये आकर हमारे साथ जो है वो बड़ा अच्छा सलूक करेंगी, वही आपकी नाक में दम कर देती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ख़ानदान से लेकर आएँ या ख़ानदान से बाहर से लेकर आएँ, कोशिश ये करें कि अखलाक वाली लड़की लेकर आएँ जिसकी कोई तरबियत हुई हो, जिसने जो है वो तमीज़ सीखी हो, लिहाज सीखा हो, जिसको पता हो हम ये लिहाफ, गद्दे, बिस्तर, रज़ाइयाँ तो दे देते हैं, लिहाज नहीं देते अपनी बेटी को। जितनी मर्जी आप अड़ फंस करने वाले इंसान होते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मियाँ से मोहब्बत हो ना तो आप उससे मोहब्बत के चक्कर में उसके जो दूसरे रिश्ते हैं आप उनसे भी मोहब्बत करने वाले थे। तो ये भी जरूर देखना चाहिए कि जो लड़की जब तक वो शौहर आपका पसंद का नहीं ना होगा तब तक उससे मोहब्बत ही नहीं होगी। अगर शौहर आपकी पसंद का नहीं है, बीवी आपकी पसंद की नहीं है, तो आप कैसे मोहब्बत कर लेंगे? अम्मी ने पसंद कर ली तो अम्मी की पसंद पे मोहब्बत हो जाएगी, ये नहीं होता। अब्बू ने पसंद कर लिया तो अब्बू की पसंद पे मोहब्बत हो गई, ऐसे भी नहीं होता। जब पहले जमाने में तो हो जाती थी, वो कहते थे बस घूंघट उठाते थे तब लड़की पहली बार देखते थे। पहले समझौते होते थे, मोहब्बत नहीं होती थी, समझौते होते थे। होते हैं वो लड़की उसके साथ सिंसियर होती ही नहीं है, वो लग रहा होता है उस वक्त टेम्परेरी कि ये मेरे साथ सिंसियर है जी, बट वो लड़की नहीं सिंसियर। एक जुमला मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी मदिहा, एक चीज माओं के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि माएँ जो हैं वो उन बेटों पे तो सब्र कर लेती हैं जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन माएँ उन बेटों पे सब्र नहीं करती जो अपनी बीवियों को प्यारे हो जाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि अल्लाह को देखिए ना, जो अल्लाह के पास चला गया उस पर सब्र कर लेती हैं, लेकिन जो बीवी को प्यारा हो गया उस पर सब्र नहीं आता इनको। तो ये सासों को चाहिए जरा मसला पता क्या है, सब्र कर ले इस पे भी। अब लेकिन अब बेटों को भी चाहिए ना कि लेकिन बेटों को भी चाहिए कि जिस माँ ने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, माँ बाप तो प्यारे रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बेटी बहू की तरबियत होगी तो वो अपने सास ससुर को कभी भी निगलेक्ट नहीं करेगी, वो उनको माँ बाप ही समझ के उस घर में रहेगी। लड़की की तरबियत का पता उसकी ससुराल में जाके चलता है, अपने घर में नहीं चलता। हाँ, ये आप मुझे बताएं कि आपने क्या अपनी ज़िंदगी में ऐसे कोई बेजोड़ रिश्ता देखा है और जैसे बेजोड़ रिश्ते बन जाते हैं? हाँ, बहुत आसानी से निभ जाते हैं। देखिए, निभाने वाला होना चाहिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। और दूसरा ये कि बेजोड़ रिश्ते निभाए हुए भी देखे हैं, ठीक है, और बाद में जाके उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ बेजोड़ रिश्ते जैसे आपा कह रही थी कि वो फिर नहीं निपते और वो निपते ही नहीं है और वो फिर शुरू में ही नहीं निपते। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हम शादी को अगर जब हो ही गई है तो हम शादी को थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, तो शायद ये चीज़ें। और वो कुछ लड़कियां ऐसी हैं, मैं बताऊं मदिया, जो अंडरस्टैंड करती हैं और वो उनमें घुल जाती हैं और वो रिश्ते निभ भी जाते हैं। हाँ, ऐसा भी देखा है, ये नहीं कि कुछ ऐसी भी होती है ना। अब जैसे चलो शौहर पढ़ा लिखा है जी, और बीवी जाहिल है, उन्होंने शादी कर ली जी जी, लेकिन वो शौहर की कोई बात नहीं समझ पा रही। बिल्कुल, शौहर तो बाहर इधर उधर आप सही कह रही हैं, ऐसा भी है, वो दूसरी शादी भी कर लेगा जी जी, दूसरी शादी कर लेगा अपनी खुशी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, सहूलत के लिए, बिल्कुल, कि मुझे तो माशरे में मूव करना, तो मेरे साथ ऐसी औरत हो जिसे मैं लेके पार्टी में जा सकूं, मैं कहीं जा सकूं जी। आप अगर लड़कियां अडॉप्ट भी कर लेती है ना चीजें, बात सीख भी लेती हैं, कुछ ऐसी भी है कि वो सीख लेती हैं कि जो मेरा हस्बैंड चाह रहा है मैं वैसे बन जाऊं, मैं वैसे कर नहीं सीखती। कुछ लोग ऐसी होती ना फुहड़, जिनको फुहड़ी कहेंगे जी, वो फिर घर में ऐसी ही रहती, खाने पकड़वा लो उनसे, बच्चे पलवा लो, बर्तन धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो, वो फिर वो नौकरानी बन के रह जाती है। अच्छा, मेरे साथ कुछ केस स्टडीज हैं, जरा उन हवाले से उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ नौशीन है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। जी नौशीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। हाँ जी, मैं मतलब मेरा ससुराल है, तो
आप घर वाली हैं या आप बाहर वाली है, यानी खानदान से ब्याह किया है, खानदान के बाहर से? खानदान से बाहर की हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक जी है। मैं खानदान से बाहर की हूँ, तो मेरी देवरानियाँ हैं वो खानदान किया। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी वजह से मुझे बहुत कम पूछा जाता है। तो वो कज़न्स हैं, मैं एकदम खानदान से बाहर की आपकी हूँ। पसंद की शादी है या आपकी अरेंज मैरिज? जी पसंद किया। ओ, एक तो बाहर के ऊपर से पसंद की शादी जी, थी। जी। हाँ। और जो बाकी जो आपकी देवरानियां हैं उनकी अरेंज मैरिज है? उनकी भी पसंद की है, लेकिन वो कज़न्स हैं। वो कजन्स हैं, जी। ठीक है। तो फिर आपकी तो फिर घर में अक्सर फेवरेटिज्म का शिकार आप हो जाती होंगी कि उनको ज़्यादा जी पसंद जी किया जाता है। ऐसे ही देवर की शादी ब्याह पार्टी वगैरह में सबसे पहले उनको पूछा जाता है। जब सब कुछ कर करा के फिर मुझे शिरकत करनी होती है, खाली बस कि आपको शिरकत करनी है। लेकिन आपने खुद वैसे कभी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने की कोशिश की कि बताएं अम्मी मुझे बताएं? आप अपनी सास को पहले क्या कहती मुझे बताएं? अम्मी। अम्मी कहती हैं, विच इज़ वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। तो फिर आप कभी खुद कहती कि नहीं अम्मी मैं मुझे बताएं क्या चीज़ काम करनी, मैं ज़रा कर देती हूँ? बोला है कितनी बार कि बस वो बोलती हैं कि बस ठीक है, हो गया अब तो हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट। तो इस तरह बात। आप साहिब औलाद हैं, आपके बच्चे हैं? जी जी और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। देवरानियों के बच्चे भी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आपके इन लॉज का, आपकी सास का क्या वो कभी डिफरेंशिएट करती हैं आपके बच्चों में और उनके बच्चों में? नहीं, बच्चों में तो नहीं करती, लेकिन बहुओं में कर देती है। हाँ, ये अच्छा, ये बहुत सारे जगहों पे ये इशू है कि कुछ जगहों पे सासों की अगर 3-4 उनकी बहुएं, एक कोई बहू या 2 बहुएं बहुत फेवरेट हो जाती हैं और एक सबसे कम फेवरेट होती है। जो सबसे कम फेवरेट होती है, डॉक्टर साहब मुझे बताएं वो क्या करें? अच्छा, जैसे ये केस स्पेसिफिकली इस पे बात करूँगी। अच्छा, ये होता क्या है कि जब वो अपनी फैमिली वाली बहुओं को प्रेफरेंस दे रही होती हैं, एक्चुअली वो उनको फेवर नहीं दे रही होती हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही होती हैं, अपने आप को मजबूत कर रही होती हैं, क्योंकि उनके साथ उनके 2 रिश्ते होते हैं। ठीक है, बाहर वाली जो लाए उसके साथ एक ही रिश्ता है। वो अपने पूरे एक फैमिली सिस्टम को, अपनी वैल्यूज़ को, उन सबको स्ट्रेंथन कर रही होती हैं। और होता एक चीज़ और भी है जो अनकॉन्शियसली होती है कि बाहर वाली के साथ कोई नफरत या नापसंदीदगी नहीं भी होगी ना, तो एक वो चीज़ होती है कि नहीं इसके साथ हमारा इतना नहीं है, ना ही शायद इतना हो सकता है। और दोनों तरफ से इतनी ज़्यादा कोई कोशिश भी नहीं की जाती, क्योंकि ये बायसेस दिमाग में होते हैं कि नहीं नहीं वो इनके भी शायद होगा कि मैं बाहर वाली हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी नहीं होगा, उनको भी ये होगा कि इसके साथ कितना भी कर लेंगे ये नहीं होगा। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग कोशिश भी नहीं कर रहे होते हैं, यू नो। और एक आध बार कोशिश की, कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हो गया, डर गए, पीछे हट गए, वो ये भी एक चीज़ होती है। हाँ, क्योंकि आपको होता है कि यार अपनी तरफ से, खैर पहली बात है माजरत, आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड। बचपन में तो बड़ी मार पड़ती, डांट पड़ती, लेकिन अब जो यार का वर्ड है बड़ा कॉमन हो गया हुआ है। और मैं देखती हूँ लोग आपस में अपनी सासों को भी कह रहे होते हैं सास से भी आगे से बहू को कह रही होती है। खैर सास से कहते बेहतर, लेकिन दिखाता है। हाँ, सास से कहते तो ठीक है, लेकिन बहू को वैसे चाहिए कि एहतराम करना चाहिए। आप बताएं कि क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पता है कि जी जो इनकी है कि आप वैसे बड़ी मुश्किल सिचुएशन, हाँ बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। मैं तो कहती हूँ कि बैठ के अगर सास बहुएं इस पे डिस्कस भी थोड़ा सा कर लेंगी, एक माँ बेटियों की तरह, जो कि नहीं होता, मगर हम तो एक बता रहे हैं कि अगर ऐसा कर लेंगी या कोई उनको देखे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ तो है। वही वाली बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या शायद ये थोड़ा सा अगर स्टेप या ये शर्माती है, झिझकती है, ये खौफ है जो इन्होंने कहा कि वो झिझक होगी कि मैं तो बाहर से आई हूँ ना, तो अगर मैं जितना भी कर लूंगी तो मैं तो रहूंगी कि मैं तो कभी एक्सपीरियंस बुरे हो जाते आगे जैसे उनके एक्सपीरियंसेस बुरे हो जाते हैं, उनको पता है कि जो बाकी उनकी देवरानी है वो फैमिली की है, अगर जरा से ऊपर नीचे की बात होती है तो आप दोनों की आपस में बनती है, मतलब जो उनकी फैमिली से आई हैं और आप लोग दोस्त हैं या बिल्कुल बातचीत नहीं है? नहीं, मतलब हल्की फुल्की जैसे नॉर्मली हो जाती है बातचीत, मतलब इतना खास नहीं है कि ज्यादा वो लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, बस वो ऐसे हल्की फुल्की, जी अस्सलाम वालेकुम भाभी ठीक है, बस। आप लोग का किचन एक है ये बताएं? नहीं, किचन अलग अलग है। किचन अलग अलग है। मुझे मतलब ऐसा है कि जो अम्मी है, जो आपकी सास है, उनकी खाने की ड्यूटी किसकी है? अच्छा, 1 साल अलग कर दिया। मतलब जैसे शादी होती गई देवरों की तो मुझे अलग कर दिया। अच्छा ठीक है, तो आपको अलग कर दिया, यानी कि आपका किचन अलग से कर दिया, और वो जो आपके देवर हैं उन सब के किचन अलग है। आपकी सास के लिए जो खाना बनता है किससे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो छोटी जो बहू है उनकी सबसे छोटी, हाँ, वो सब करती है, वो सब करती और है, वो फेवरेट भी है, वो फेवरेट, क्योंकि वो करती जो है ना वो सब खाने। तो आप भी कभी ऐसा हुआ कि आप इनको खाने पका के भेजे? कि मैं घर से बना के ले जाती हूँ। अच्छा, तो वो खा लेती हैं, बस बोलती है माशाल्लाह अच्छा बना है। अच्छा, चलिए पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ इसमें। देखिए ये एक फैक्ट
फैक्ट है कि हर किसी के साथ एक जैसे रिलेशनशिप्स नहीं हो सकता। जैसे आप बात कर रही हो, उससे क्लियरली मुझे लग रहा है कि वो सिविल रहती है इनके साथ, मतलब लड़ाइयाँ नहीं है, तो बदतमीजियाँ नहीं हो रही, सिविल रहते हैं, तो आई थिंक इतना भी काफी है। जरूरी तो नहीं कि हर कोई फेवरेट हो जाए ना, इसको भी एक्सेप्ट करना आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, हर कोई होना चाहता है फेवरेट, और नहीं औलादों में भी होता है। जब आपकी इतनी सारी औलादें होती हैं, उसमें आपको छोटी वाली औलाद जरा थोड़ी ज्यादा लाडली होती है, प्यारी होती है, जरा एक्सेप्टेंस अगर इसमें आ जाए ना, ठीक है, इट्स ओके, सही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, एक जो स्टैंडर्ड है। मियां क्या कहते हैं इस पे? मेरे मियाँ अपनी वालदा के साथ बहुत करते हैं, वो इस टॉपिक को छेड़ते ही नहीं। हाँ। वो बोलते हैं कि जिस मेरी वालिदा हैं तो उनके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, कि वो पहले हैं मेरे लिए। नौशीन, कभी आपको ऐसा लगा कि किसी चीज़ में आपके साथ ज्यादती हुई हो? बहुत ज़्यादा फील होता है इस चीज़ के बारे में, कि जो मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, जो अहमियत मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अच्छा, तो अहमियत से आपकी मुराद है कि जैसे अगर फर्ज करें कभी किसी आपके खानदान में कोई शादी हो, तो आपकी सास क्या अपनी बाकी जो है बहुओं को ज्यादा आगे रखती हैं, या फिर उनको होता है कि नहीं मेरी बड़ी बहू है, नहीं, उनको ज्यादा अहमियत देती है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे ज्यादा फील होता है कि जैसे देवर की अब हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो उन्होंने सारी शॉपिंग करनी है, मुझे बस इवेंट में आप बोला जाता है कि इतने बजे बारात है, आपको शिरकत करनी है, बस आपको एंगेज ज्यादा नहीं किया जाता। आप बताएं, आपको तजुर्बा भी ज्यादा है। नहीं, यही कैसे अगर आपको पता है कि आप एक तो ठीक है बाहर वाली हैं, बाहर ख़ानदान से आई है, पसंद की शादी है, बाकी बहुओं से ज़्यादा प्यार है, ये इनको जितना नहीं करती, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको तो खैर अब क्या कह सकते हैं, अपनी सास की इज्जत करो और क्या करो, हाँ वो जो भी हाल है। लेकिन कोई भी अगर इनको, या फिर बहुत सारी ऐसी बहुएं जिनको लगता है क्योंकि हम खानदान से बाहर से तो हमें वो हैसियत नहीं दी जाती, तो उन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना, मैं तो कहते हैं इसमें फील करने की बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपा कि हस्बैंड का भी थोड़ा कसूर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन में, क्योंकि हस्बैंड को अपनी अम्मा को, देखिए जो बेटा समझा सकता है ना अपनी माँ को, वो कोई नहीं समझा सकता, तो बेटे को भी थोड़ा सा इसमें स्टेप उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि यार मेरी बीवी बड़ी है, बड़ी बहू है आपकी, और उसको इनको इन करवाना चाहिए उस फैमिली के अंदर। मैं मुझे ऐसा समझती हूँ कि ये खुद अगर फासला चाहे खत्म करना तो ज्यादा बेहतर है, खुद जप्पियाँ शिप्पियाँ डालिया करें, उनको पपियाँ कर लिया करें। अम्मी मैं तो सबसे बड़ी कोशिश की, अम्मी दे मुझे, मैं अहमियत में बना नहीं सकी, तो जो उनकी है। एक अगर आप एक ओपन कॉन्वर्सेशन अगर करें उनके साथ बैठकर, जैसे अम्मी माँ समझ कर नहीं, सास ही समझ कर, ठीक है, तो फिर माँ के साथ एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो जाएंगी ना, ठीक है, आप ये बात करें कि मुझे ऐसा फील होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या है ऐसा कुछ? मैंने मतलब सारी ट्राई की कि वो बहुत बेहतर हो जाए, तो फिर बेटे का ही कसूर है ना, ठीक है, लेकिन उनके दिल में मतलब एक है, तो बस अब क्या बोलूं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का बड़ा आपको कुछ कहती तो है नहीं, वो नहीं कुछ नहीं कहती, नहीं कुछ नहीं कहती तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, कुछ बोलने मुझे पता चले कि मेरा साइलेंट ट्रीटमेंट। शादी के लिए राजी थी वो? नहीं, वो राजी नहीं थी, उनका बेटा राजी था, लेकिन जहाँ से हुआ, अच्छा बेटे को एक्सेप्ट कर लिया जिन्हें। मुझे एक बात बता, उन्होंने कोई अपने बेटे के लिए किसी और को खानदान में पसंद किया हुआ था? जी जी, ऐसा ही है, ऐसे तो दिल में है उनकी, तो वो उनकी कजिन थी, उनको पसंद किया हुआ था, वो चाहती थी कि उससे हो जाए, तो बेटे ने बोला कि मैं इनसे करना चाहता हूँ, तो इसकी वजह से मतलब वो उनकी बहन की बेटी थी या भाई की बेटी थी, किसकी बेटी थी? वो उनकी कजिन की बेटी थी। अच्छा, वो कजिन की। तो ऐसा होना उन्होंने बचपन में कोई पसंद आई, बात कर ली और फिर उनको कहा कि इसकी वजह से मेरी तो वो आती हैं, वो जो रिश्तेदार थी जिनकी बेटी पसंद थी? नहीं, वो नहीं आती, उसके बाद से मिलना जुलना बहुत कम हो गया उनका, उसकी खराब फिर कहीं जी। इसमें क्या हुआ है कि बेटे का भी कसूर है ना इसमें, बेटे को भी तो बोलना चाहिए ना, माँ को समझाना चाहिए। अम्मी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैंने पसंद की शादी की है, तो जिसको मैं लेके आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो जो था, देखें स्टार्ट जहाँ से चीज़ हुई ना, वो चीज़ बार बार रीइंफोर्स होती रही है कि ये हमारी चॉइस की नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी वजह से नहीं, लेकिन जाहिर है कि ये शादी हुई तो उनका एक जो प्रीवियस रिश्ता था जिस भी फैमिली से जहाँ वो करना चाहती थी वो खराब हुआ, ठीक है। तो उनके माइंड में ये चीज एक प्रोसेस चल रहा होगा कि ये शादी हुई, ये लड़की आई, इसकी वजह से वो हुआ, तो वो एक पूरा उनका जो है ना, आप थॉट प्रोसेस समझे। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही करेंगे, बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत बात करने की आप कोशिश करें, लेकिन इतनी बात करें कि बहुत लंबी बात ना हो, क्योंकि जितना लंबा डिस्कशन होगा ना उसमें चीजें और निकलेंगी। अच्छा, मुझे नबीहा आपको क्या सोल्यूशन लगता है कि ऐसे
सिचुएशन में वो जो कम फेवरेट बहू होती है या फिर वो बहू जो एक तो ख़ानदान से बाहर से भी आई होती है और जो पसंद की भी होती है, जो सास की पसंद की नहीं होती, उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसी बहुओं के लिए एक शेर अर्ज़ है, और ऐसी बहुएं जो बेचारी बाहर से आई होती हैं और उनको उस तरह की प्रेफरेंस नहीं मिल रही होती कि इस दफ़ा मुझसे मिलोगे तो समझ जाओगे, इस दफ़ा मुझसे मिलोगे तो समझ जाओगे क्या होता है किसी शख्स का पत्थर होना। तो ये बेचारी पत्थर बन जाती हैं। उसके बाद जो चीज़ें टकराती हैं वो टकरा के जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वापस चली जाती हैं। रेजेस जो है वो शुआएँ जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ऐसी बहुओं से ये बात ज़रूर कहूँगी कि जिनको प्रेफरेंस नहीं मिल रही और वो ये समझती हैं कि दूसरी बहुएं जो घर में मौजूद हैं वो ज़्यादा इज़्ज़त ले जाती हैं, आपको अपनी एफ़र्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। कभी आप किसी फंक्शन में जाएँ तो वहाँ रिज़र्व सीट्स देखी हैं आपने? उन रिज़र्व सीट्स पे सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनके लिए वो रिज़र्व होती हैं। वो कुछ ख़ास और अहम लोग होते हैं, लेकिन आम ऑडियंस जो होती है उससे ये कहा जाता है कि ठीक है, आपको जहाँ सीट मिलती है आप वहाँ जाकर जो है वो बैठ जाएं। आप वही आम ऑडियंस हैं। आपको जहाँ सीट मिले, जहाँ आपको अच्छा करने का मौका मिले, वहीं आप अपने सास ससुर के लिए जो है वो अच्छा करें। आप क्या करती हैं? अपनी एफ़र्ट्स छोड़ देती हैं। आप क्या करती हैं? खौफ और एक डर जो है वो अपने जहन में बिठा लेती हैं। जैसा आप अपने माइंड को मैसेज कन्वे करेंगी, आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही ग्रूम होना शुरू हो जाएगी। आप अगर कहेंगी कि नहीं, दूसरे लोगों को प्रेफरेंस मिल रही है, मुझे तो मिल ही नहीं सकती, तो दिमाग आपको फ़ौरन से ये मैसेज कन्वे करता है कि बिल्कुल नहीं मिल सकती, तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर आप ये कहेंगी कि नहीं, इनको प्रेफरेंस मिल रही है, मेरे किसी बहुत अच्छे अमल से जो है वो मुझे इनसे ज़्यादा इज़्ज़त मिल सकती है और मुझे एफ़र्ट करनी चाहिए, तो आपका दिमाग फ़ौरी तौर पर आपको जो है वो तमाम तर चीज़ें बताएगा जहाँ से आप एफ़र्ट्स कर सकती हैं और जहाँ से आप अपने आप को उन बहुओं से बेहतर तौर पर जो है वो अपनी पोजीशंस बनानी पड़ती हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप किसी काम में हो, देखिए कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, आपके घर में भी कंपटीशन है। आपने कंपटीशन विन करना है। एक बहू के लिए जब बहुत सारी बहुएं एक घर में रहती हो तो ये कंपटीशन है। आप इसको ये ना समझें कि ये आपकी लाइफ बस ठीक है, वो कर रही हैं तो करती रहें, मैंने कुछ नहीं करना। आपने ही करना है। जिस वक्त आप अपने मैसेज कन्वे कर रहे हो अपने माइंड को कि नहीं करना, तो फिर नहीं करना। फिर आप हर जगह पर जो है वो लेज़ी हो जाएंगी। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी सास आपके बारे में अच्छी बात करती है या बुरी बात करती है, क्योंकि आपने एक चीज़ ठान ली है कि इसने तो मेरे लिए अच्छा करना ही नहीं है। आप जब तक अपना अच्छा बेस्ट देते रहते हो, एक दिन अल्लाह आपकी मदद करता है। देखिए, नीयत कुछ हो, अमल कुछ हो, ऐसे मामलात नहीं निपते, ऐसे रिश्ते नहीं निपते। नीयत का दारोमदार अमल पर है। आप अपनी जैसी आपकी नीयत है वैसा ही अमल करें। नबीहा, और बहुत सारी जगहों पे ना आपको पता होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना अपना भी एक बना लिया हुआ है। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आप जो आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, एंड यू आर बीइंग काइंड टू देम, यू आर बीइंग नाइस टू देम, एंड यू आर कंटिन्यूसली डूइंग इट। क्योंकि मुझे पता है कि इफ़ ये इंसान की क्या औकात है, और मैं ये सोचती हूँ कि इसकी क्या औकात है मुझे अच्छा रिटर्न करे, बट द यूनिवर्स, अल्लाह पाक, ये मुझे रिटर्न करेगा। तो आप अच्छा करते रहें, उसके थ्रू नहीं आएगा, बट आएगा आपको वापस ज़रूर। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, हाजिर होते थे, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़रा मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम के, क्योंकि आखिरी वाले सेगमेंट्स में भी आ गई हूँ, तो ज़रा मैं इनसे भी तो पूछूं कि आप घर वाली थी या आप बाहर वाली थी? अफशा जी, बाहर वाली थी मैं। आप बाहर वाली थी। और आपकी शादी जो है वो अरेंज थी या पसंद? भाई लव मैरिज थी मेरी। और मेरी सास जो थी ना वो बीमार थी बेचारी ना, बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो मेरे हस्बैंड ने, जब लाहौर में मैं थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की, तो उन्होंने कहा अम्मी को नहीं अभी बताना, हम बाद में जाके बता देंगे। तो हमारे माँ बाप ने कहा कि नहीं, उनका होना ज़रूरी है। तो बोले नहीं नहीं, मेरा भाई तो है ना, बस कोई बात नहीं। भाई थे उनके शामिल। हो गई शादी। हम शादी करके काफ़ी अर्सा 4-6 महीने हो गए। मैं हमेशा कहती थी तुम मुझे घर क्यों नहीं लेके जाते हो, अम्मी के पास लेके चलो ना, उनको पता तो चले। मैं समझती थी मुझे ऐਵੇਂ टरखाना दे के यहाँ। मैंने कहा नहीं, मुझे लेके चलो, तुम लेके चलो। कहने लगे अच्छा चलो चलते हैं। एक मौका आया, कोई ईद का कोई था फंक्शन, तो हम लोग चले गए। जब हम लोग वहाँ गए तो मेरी सास को तो पता चल चुका था कि इसने शादी कर ली है। तो मेरी सास जो मुंह बना के बैठी, बहुत बूढ़ी, बहुत कमज़ोर, बीमार, उनको पकड़ के बिठाते थे, ऐसे बैठी ना यूँ करके मुंह बना लिया। तो मैंने जाके ऐसे
जप्पी डाली को, हाँ, पीछे से। मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, तो मैंने जप्पी वप्पी डाले तो मैं हटो, वो लखनऊ की, अलीगढ़ की, अच्छा, वो जरा बड़ी यादों बाद आपकी थी। तो मैं कोई बात करी, पता नहीं मैंने क्या बात की, इस तरह नहीं कहते, आपको बात करनी नहीं आती, आप इस तरह कहिए। अच्छा अम्मी ठीक है। अब मैं समझ गई कि वो मुझे हर बात पे टोकना है उन्होंने। और उर्दू की मेरी जो असल में मैं हूँ मेमन, ठीक है ना। मेरी उर्दू अच्छी नहीं थी पहले, अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। अब तो मैं फिर भी बेहतर हो गई हूँ। तो पहले तो मुझे शुक्रिया 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 ऐसे करते थे, तो मेरी सास मुझे बड़े डांटती थी कि ये क्या हो गया दुल्हन, आप किस तरह बोल रही हो, शुक्रिया शुक्रिया जी, आदाब कहें, आदाब करना नहीं आता, इस तरह। अल्लाह, मैं 15 दिन रही थी जाके ना, 15 दिन में मैं 15 साल लग 15 साल, लेकिन उर्दू आपकी अच्छी हो गई। हाँ नहीं, मेरे साथ में बड़ा मैं, मगर मैं एक चीज़ मैंने नोट की थी, वो जबान की तीखी थी, जैसे बोल पड़ती थी या जो भी, लेकिन मोहब्बत उनके दिल में थी, क्योंकि मैं उनके बेटे की बीवी थी। तो अपने छोटे बेटे को कहते थे अक्सर, शाद उठो, जाओ दुल्हन को निहारी पसंद है, जाके निहारी ले आओ। वो ला के निहारी मेरे सामने रख दे। मैं कहूँ अम्मी ने बनाया। अच्छा, फिर किसी दिन खुद खाना उठ के ना, खुद मुर्गी बना रही ना, पका रही है खुद अपने हाथ से। मैंने देखा, अम्मी आप क्यों किचन में घुसी हुई, आप जाएं उधर, मैं कर रही हूँ। मतलब वो नहीं कहती थी कि मैं काम करने का भी आपको नहीं कहती? नहीं, मुझे नहीं कहती थी। आप हटे, आप जाए अपने मियाँ के पास, मैं कर रही हूँ, मैं मुझे कर। अरे भाई, मैंने कहा पता नहीं नाराज होके कह रही। मैं अपने मियाँ को जाके कहती, अम्मी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती, अम्मी पता नहीं मुझसे नाराज है। वो कहते नहीं, अम्मी का ये स्टाइल है, प्यार है, वो तुमसे प्यार करती हैं। तो मैंने कहा ऐसा कैसा प्यार है, डांटती भी है, बोलती भी है। मुझे लगता है पहले ज़माने में ना, अभी भी मैं देखती हूँ कि जो हमारे कुछ बुजुर्ग हैं ना, तो वो झिझकते हैं मोहब्बत का इजहार करने से, आपको लिपटाने से। ये तुम्हारी अब अम्मा वाला हम लोग जप्पियाँ पप्पियाँ कर लेते हैं ना, अब वाली सासें जरा वो है, जप्पियाँ पप्पियाँ अब होती हैं। उस जमाने में तो गले में बुरा समझा जाता था। हाँ, बुरा क्या है पीछे, और उनको भी शर्म आती थी। मसला ये ना कि वो भी शर्म खा जाते थे, वो हया वाले ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों से भी हया खाते थे। पप्पी कर लो तो हाँ, उनको शर्म आ जाती। तो आपने इनको कितने अरसे में जो मना लिया, एक तरीके से मान ही गई थी वो, तो मान गई थी। तो आप उनके पास जाके उन्होंने बड़े, मेरा एक वो रस्म करते हैं फूल वूल पहनाने का, उन्होंने फिर सारे खानदान को इनवाइट किया और फूल वूल पहनाए हमें, मियाँ बीवी को बिठाया, सब कुछ बड़े खानदान, खाना वाना। फिर जब मेरे सास के इंतकाल हुआ तो फिर मैं गई थी दोबारा। बहुत, मैं वैसे जाती रहती थी, हर साल आती थी अपने सास के पास लाहौर से। तो मेरे मियाँ ज़रा वो थे, मतलब माँ के पास नहीं बैठना, कमरे में घुसे रहना। मैं कहूँ नहीं, ये ऐसे नहीं। मैं क्या करती थी, मेरी सास का यूँ पलंग होता था ना, तो उसके पास दरी, हम लोग वो चांदनी दरी बिछी हुई होती थी ना, तो वहाँ हम नीचे बैठे थे, मैं, मेरी उसके बच्चे और बहुत, हम सब माँ नीचे मजे से बैठते थे ना, गप्पे शप्पे करते थे। वो बैठी होती थी, मेरी सास ना लेटी होती थी, तो हम बैठे थे पास। तो कोई एक आध लुकमा अगर उन्होंने दे दिया तो दे दिया, वरना चुप करके पड़ी होती थी। तो हम लोग उनको बड़ा एंजॉय करते थे। तो मेरे मियाँ तो अपने कमरे में, तो मैं क्या करती, जब मैं बैठी वहाँ ना, अब मेरे मियाँ तो फिर पीछे पीछे मेरे फिर आ जाते थे। मैं कहती थी मैं अम्मी के पास बैठूंगी ना तो वो भी आएंगे, वरना तो वो कमरे में घुसे रहेंगे। तो जान के बैठती थी अम्मी के देखिए ना, ये तरीका होता है ना कि आपको अपनी सासों से मोहब्बत का इजहार भी कैसे करना है। आप बताएं, आप घर वाली या बाहर वाली? लव मैरिज, बिल्कुल प्योर लव मैरिज। तो आपके तो नहीं फैमिली में कोई ऐसा होता है ना कि बच्चे की कोई आपने ताड़ के रखी होती है खानदान में की, तो आपकी कोई मियाँ नहीं? हाँ, मेरी सास ने नहीं, मेरी सास ने पसंद किया हुआ था अपने, मेरे बल्कि ससुर की फैमिली में पसंद किया हुआ था अपने। तो मगर मैं ये कहती हूँ कि जब अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है और फिर अगर लड़की अच्छी है, तो फिर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए ना। हाँ, होता है, देखिए हर माँ बाप की चाह होती है कि यार मेरे बेटे के लिए ये मैं बहू चुनूं, हर माँ बाप की, ठीक है। और अगर बेटे ने चुन ली है और अगर सही चुनी है, तो उसमें और आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं और आपको लगता है यार ये तो सही डिसीजन है, फिर तो आपको जिंदगी गुजारनी। मैं तो अल्लाह का फजल है
मैं बताती हूँ ना कि मैं तो पहले शुरू में जरा झिझकी थी। हाँ। भाई मुझे थोड़ा खौफ भी आता था। मुझे भी, मैं भी डर रही थी। कोई बात करने जाऊँ तो वो डांट देती थी, चल जाती। फिर मेरे मियाँ को मैं कहती थी ना कि वो तो मुझे डांट रही है, वो कहता क्या हुआ डांट रही है, तो जाओ जाके देखो क्या कहती है। मैं अच्छा, फिर तो मैं तो थी शरारती। और असल में मेरे मियाँ की जो बहन है एक, तो वो मेरी दोस्त थी, तो मैं उसके साथ बड़ी किलकिला के हंसना बोलना, ठट्टे मार के हंसते थे हम लोग पहले। हाँ। तो मेरी सास क्या कहती, ये कोई तरीका नहीं है शरीफ और लड़कियों का इस तरह हंसना, ऐसे मुंह खोल के हंसती हो। मैं चुप, अल्लाह हंसना भी मना है। तो पहले डरते थे कि अल्लाह हंसना भी मना हो गया। पहले तो 2-4 दिन मैं बड़ी बोल रही, बाद में फिर मैंने कहा अम्मी तुम्हें मैं ठीक करती। फिर तो मैं खुद उनके साथ गप्पे लगाना, बातें करना। और ऐसे मेरी नंद है ना, उनके पाँव दबा रहे ना, तो मैं अपनी नंद को इशारा करती थी तू हट जा, फिर मैं खुद दबाने बैठ जाऊँ। तो वो जब तक मजे लेके सो रही होती थी दबा रही, जहाँ उन्होंने यूं करके देखा मुझे, हटो तुम क्यों कर रही हो। अरे यार मैंने कहा मेरा प्लस पॉइंट ये भी था कि एक तरीका होता है ना कि आप डील कैसे करें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कि मैं एक और केस स्टडी यहाँ पे बैठी उनसे बात करूँ, आपका प्लस पॉइंट क्या था? मेरा प्लस पॉइंट ये था कि वो मुझे बचपन से जानती थी। नेबर्स, मेरी नानी वहाँ रहती थी, तो मेरी नानी ने मुझे पाला, तो वो मुझे बचपन से जानती थी और वो मुझे पसंद करती थी कि मुझे वो बड़ा लाइक करती थी और मेरा आना जाना था वहाँ पे जब छोटी सी थी मैं। तो आपको वहीं पे भाई पसंद आए जो आप जाती थी? हाँ, मतलब भाई को मैं पसंद आई या मुझे वो पसंद आए, कुछ ऐसे ही था मिला जुला। तो वो इतना क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे ही देखा भाला हुआ था, तो वो उनको वो इनसिक्योरिटी नहीं थी, वो नहीं थी। ये मेरा ये आपका वाकई प्लस पॉइंट था कि आप पसंद की शादी हुई थी और खानदान से बाहर वाली होने के बावजूद, क्योंकि मैंने आपको बचपन से देखा होता, तो वो आपको देखे भाले लोग थे। मैं भी छोटी ना, मैं मोल्ड कर लिया उन्होंने, क्योंकि मैं 18 साल की तो थी जब मेरी शादी हुई है, तो मैं उनके रंग में ढल गई। वैसे आपको क्या लगता है कि ये सही है कि लड़कियों की शादी अगर जल्दी कर दी जाए? क्योंकि लड़कियां फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब लड़कियां बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, और एक उनकी एज हो जाती है, फिर उनकी वो पुख्ता हो जाती है, एडजस्टमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हमारे साथ मिनाहिल है। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल। जी वालेकुम अस्सलाम। मिनाहिल, मुझे बताएं कि आपकी घर में मतलब खानदान से ब्याह कराई है, खानदान से बाहर ब्याह किया? जी मैं खानदान से बाहर हूँ, हमारी लव मैरिज हुई थी ना, और मेरे हस्बैंड की फैमिली में ये है कि वो लोग मतलब खानदान से बाहर नहीं करते। अगर जोड़ का ना हो तो लड़कियां बैठी रह जाती हैं, लेकिन वो लोग खानदान से बाहर नहीं करते। तो मेरे जो हस्बैंड है वो लोग ट्विंस ब्रदर्स थे ना, तो उन्होंने एक अपनी भतीजी लानी थी, एक भांजी लानी थी। और चूँकि फिर सेटलमेंट भी तो होती है ना, ये बड़ी अजीब सी। जी, तो वो मेरे जेठ जो थे वो मेरी जेठानी जो है भतीजी हैं, और बहन की बेटी से जो है मेरे हस्बैंड की उन्होंने शादी करनी थी। लेकिन बड़ी मुखालफत के बाद मेरे हस्बैंड की मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िद वगैरह के बाद तो हमारा रिश्ता तो तय हो गया शादी के लिए। लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल से वो मानी। फिर उसके बाद ये हुआ कि शादी वगैरह जब हो रही थी तो बरी के मामले में मतलब बस ये था कि हर चीज़ हर साथ वो तो उनकी ख़ानदान की थी और पसंद की थी, तो उनको जो ख़ानदानी जेवर भी है ज़्यादा चढ़ाया गया, और उनकी बरी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई गई होगी। हाँ। और इस तरह उनको जो रूम है जाहिर सी बात है बहुत अच्छा घर में दिया गया, हर चीज़ में उनको प्रेफर किया गया, और मुझे मतलब यानी कि इतना ज़्यादा अहमियत दी नहीं गई ना शुरू से ही। और फिर शादी के बाद भी यही था कि क्योंकि उन लोगों की आपस में बॉन्डिंग थी, और फिर ये है कि उनकी बहन भी जाहिर सी बातें नाराज़ हो गई थी, थोड़ा सा वो भी खिंचाव हो गया था, क्योंकि उनकी जो भांजी थी उनके मतलब यानी कि उनकी एज के फिर ख़ानदान में कोई था नहीं, तो उनकी अभी भी शादी नहीं हुई है इनकी कज़न की ना। अच्छा। तो वो बहन इनकी नाराज़ रहती है मेरी सास से। बस ये था कि वो, और जो दूसरी वाली हैं वो हमारी जो जेठानी हैं, वो ये है कि ज़ाहिर सी बात है वो दाल भी बना लें तो बस वो उनकी इतनी वाह होती है, इतनी वाह होती है, और मैं कुछ भी कर लूँ मतलब उनको समझ में नहीं आता, हर चीज़ में मुझे मतलब टॉन्ट किया जाता है, या आपस में ये लोग ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो हंसी मजाक सब चल रहा होता है, मैं जाकर बैठूं तो इतना ज़्यादा मज़ा मतलब यानी कि इतनी अपनी गैदरिंग में इतना शामिल नहीं करते वो लोग। और ये सब कहानी होती है। और फिर कोई अगर जैसे हमारे यहाँ गेट टुगेदर होती है, कोई पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी तो मैके से सब आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरे मैके में कोई इंपॉर्टेंस दी जाए, मेरे घर वाले भी आते हैं। घर में गेट टुगेदर हो तो नहीं, मतलब यानी कि जैसे वैसे तो
तो वेलकम करते हैं, लेकिन ये है कि जैसे कुछ होता है ना, कोई ओकेजन हुआ तो मतलब बुलाते ही नहीं उनको है। ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो तो खानदान है, तो मेरे घर वालों को जैसे नहीं बुलाया जाता, अपने तो सब वो होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उनके तो खानदान के हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि अगर मेरी भी बहन आ जाती हैं, अम्मी आ जाती हैं। तो मुझे बताएं, आपको अपने तय क्या लगता है कि आपने किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कोशिश की हो, जो आपको लगता है कि आपकी बेस्ट कोशिश थी ये बताने के लिए कि नहीं भी मैं बहुत बेस्ट ऑप्शन हूँ? मैंने तो हर तरह से, हालांकि जो हैं मेरी इनकी जो भतीजी शादी होकर आई हैं वो थोड़े से तेज़ मिजाज की भी है ना, वो जवाब भी दे देती हैं और वो कर देती हैं, वो इग्नोर किया जाता है। लेकिन मैं इतनी पोलाइट या कभी कोई नहीं, और मेरे हस्बैंड का बस यही है कि नहीं, अम्मी बहुत मुश्किल से मानी है, बहुत अम्मी का दिल दुखा है, तो आप खामोश रहें, मतलब यानी कि सिर्फ बर्दाश्त करो, क्योंकि बस मैंने तो इतनी एफर्ट करी है सिर्फ शादी के लिए। मुझे लगता है देखिए, हाँ, अब वो जैसे वो बता रही, बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि हाँ, क्योंकि हम पसंद के हैं, हमें खामोश रहना है, और फिर कहीं कहीं खामोश रहने के चक्कर में आपको पता नहीं चलता, अनकॉन्शियसली यू बिकम द डोर मैट, कि आप अच्छा कर रहे होते हैं और आपको पता है एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलनी, और अगले भी आपकी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। जैसे उनकी बाकी देवरानी जेठानी हैं, अगर वो कोई ज़बान की तेज़ में बदतमीज़ी भी करें तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनकी चीज़ मैटर करती है। सो इस सिचुएशन में जो है, मुझे बताएं कि क्या इतना अच्छा आप बन जाएं कि अगला आपको एज अ डोर मैट इस्तेमाल करने लग जाए, ये भी सही एटीट्यूड है? नो अच्छा, स्टार्ट में यहाँ से करूँगी कि देखें, ये अभी तक कई फैमिलीज़ में पसंद की शादी करने के साथ एक शेम एलिमेंट को ना जोड़ा गया है, ठीक है ना। अच्छा, वो शेम जो है आने वाली के अंदर गिल्ट पैदा करती है कि मुझ में शायद कोई कमी है नहीं है, वो तो हर इंसान में होती है कोई ना कोई कमी, ठीक है। तो उसको लगता है, ऑलरेडी वो उस माइंडसेट के साथ आती है कि शायद मैं थोड़ी कम हूँ। एक तो ये कि मैं उनकी चॉइस की नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं कम हो गई। अच्छा, नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज कि उस पर क्या करना चाहिए। देखिए, इतना बहुत अपने आप को बिल्कुल निछावर कर देना, डोर मैट बन जाना भी सही। देखिए, आपने बैलेंस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि अपने से ऊपर दूसरों को इतना ले जाना है कि आपकी अपनी जात इतनी बिखर जाए कि आपको जो ना रेजा होके आपको फिर संभालना पड़े। जैसे मैं आपको रिस्पेक्ट एंड लव रखें बिल्कुल। नबिहा, मेरे पास क्योंकि अब सिर्फ 1 मिनट रह गया, हाउ वुड यू कंक्लूड इट, और आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? कि अब बहुत ही अच्छा, कि ठीक है, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है और आपको करना ही है, बट इतना अच्छा कि लोग आपको चबा के फेंक दें? देखिए, अच्छा होना अच्छी बात है, बहुत अच्छा होना बहुत बुरी बात है। तो आप सिर्फ उतने अच्छे हों जितना अच्छा कोई दूसरा हज़म कर सकता है आपको। इतने अच्छे बनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको आइसक्रीम या चॉकलेट समझ के जो है वो हज़म कर लिया जाए। और दूसरी बात, मैं मर्दों को यहाँ पे ये कहूँगी कि एक मर्द जो है ना, वो अपनी बीवी की इज़्ज़त बनाता है घर में, जो बाहर से आई होती है। ख़ानदान के लोगों को, ख़ानदान की बहुओं को तो इज़्ज़त सास, नंदें, देवर, देवरानियाँ सब दे देते हैं, लेकिन जो बाहर से आई होती है ना, उसकी इज़्ज़त शौहर ने बनानी होती है। अब एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को ये कह रहा है कि तुमने मेरी अम्मी को खुश करना है, और अगर तुम ये काम करोगी तो मेरे अब्बू खुश हो जाएंगे, और अगर तुम ऐसे करोगी तो मेरी बहन भी खुश हो जाएगी। कभी किसी मर्द ने अपने घर वालों से ये कहा है कि आप लोग ये काम करेंगे तो मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी? नहीं कहा। जब तक आप नहीं कहेंगे, अच्छे पॉजिटिव जुमलों का तबादला नहीं करेंगे, आपकी बीवियां इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड रहेंगी, डिप्रेशन का शिकार रहेंगी, और बाहर से आने वाली बहू जो है वो कभी अपना मुकाम ससुराल में हासिल नहीं कर पाएगी जब तक उसका शौहर उसके साथ नहीं खड़ा होगा। उसके शौहर, अगर वो एफर्ट्स कर रही है और उसकी एफर्ट्स नहीं मानी जा रही हैं, तो शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी बीवी की अच्छाइयों को अपने घर वालों के सामने बयान करता रहे, क्योंकि साइकोलॉजिकली इस चीज़ का बड़ा इफेक्ट होता है। अगर एक शौहर अपनी बीवी को चुप ही करवाता रहेगा कि बस ठीक है, तुम ही चुप कर जाओ, तुमने ये नहीं करना, तुम ये नहीं कहो, तो फिर वो नहीं कह रही तो फिर आप कहें, आप उसकी अच्छाई जो है वो बयान करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना आपकी बीवी जो है वो डिप्रेशन में आ जाएगी। आप जितने मर्जी अच्छे हों, आप दोनों के दरमियान में खला रहेगी कि आपकी अम्मी उसको पसंद नहीं करती। और एक इंसान को जब ये पता चल जाए साइकोलॉजिकली कि कोई दूसरा शख्स उसको पसंद नहीं करता, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। देखें, पसंद करना हर किसी का हक होता है, हर बंदा चाहता है कि मुझे पसंद किया जाए, मुझसे प्यार किया जाए, तो प्यार बांटें, सुकून से रहें, ये फेवरेटिज्म को ख़त्म करें। सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, सरकारी दफातर में चले जाएं, घरों में चले जाएं, हर जगह फेवरेटिज्म है, खत्म करें फेवरेटिज्म को। मेरा टाइम जो है वो शो का खत्म हो गया। मेरिट पे फैसला करें। आप तमाम तो लोगों का, और भी एट द एंड ऑफ द डे ये जिम्मेदारी जो आती है ना, एक लड़की अपनी बहुत एफर्ट पुट इन कर रही है, लड़के की जिम्मेदारी है कि जो घर के से बाहर से जो आप लड़की लेकर आ रहे हैं ना, उसको भी समझाएं कि भाई तुमने घर की बच्ची बन के रहना है, और अगलों को भी कहें कि
घर वाली बाहर वाली छोड़ें, ये भी आपकी है, क्योंकि मुझसे शादी हो गई, मुझसे जुड़ गई, तो इससे ज़रा करीबी रिश्ता और क्या हो सकता है अगर मामा चाचे फुप्पी की बेटी नहीं है तो। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही है, बात रही है, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।